हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। जो मैंने पिछले वीडियो में कुछ पार्टों में डिस्कस किया था विवाह के बारे में, परिवार के बारे में, तो विवाह का मैंने एक MCQ टाइप, केवल विवाह पर MCQ टाइप करवाए हैं 40 क्वेश्चन की सीरीज। और हम इस पे आज देखेंगे परिवार के बारे में। ठीक है, तो परिवार मैंने ये कमेंट में पूछा था एक बार कि बताओ कि हम MCQ टाइप टॉपिक वाइज करवाएं या मिक्स करवाएं। जैसे मैंने एक मिक्स 100 क्वेश्चन की सीरीज डाली थी, तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि मतलब आप टॉपिक वाइज करवाइए, मिक्स मत करवाइए। तो हमारा टॉपिक वाइज फिर लेकर आए हैं, जो आपके एक UP SSC मुख्य सेविका में सिलेबस में परिवार दिया है, तो आज उसके MCQ टाइप क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा निम्नलिखित में से एक विशेषता किसाई परिवार की प्रकृति से संबंधित नहीं है। कौन से नहीं है? ऑप्शन ए है मात्र सत्तात्मक व्यवस्था, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है परिवार का छोटा आकार एंड ऑप्शन डी है बपतिस्मा संस्कार की पूंजी। तो देखो इसमें सब कुछ है, केवल क्या नहीं है, ऑप्शन ए मात्र सत्तात्मक व्यवस्था नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईसाई परिवार में दूसरे समुदायों की तुलना में स्त्रियों की परिस्थिति अधिक सम्मानपूर्ण होने का क्या कारण है? कहने मतलब जिस ईसाई परिवार में जो स्त्रियां होती हैं उनकी जो स्थिति है वो ज़्यादा सम्मानपूर्ण क्यों है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक विवाह की परंपरा, समताकारी मूल्य और कैथोलिक चर्च की शिक्षाएं। ठीक है, स्त्रियों की पुरुष की आश्रितता। तो यहाँ पर पूछा गया है सम्मान होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर आंसर हमको देखने को मिलेगा समताकारी मूल्य। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता जनजातीय परिवार से संबंधित है? जनजातीय परिवार से कौन सी जो विशेषता है वो हमारी संबंधित है? ऑप्शन ए स्त्रियों की उच्च परिस्थिति, ऑप्शन बी है पितृसत्तात्मक व्यवस्था एंड ऑप्शन सी है विवाह विच्छेद पर नियंत्रण, ऑप्शन डी हमारा है अधिमान विवादों की अस्वीकृत। तो यहाँ पर जो जनजातीय परिवार होते हैं उनमें स्त्रियों की जो उच्च होती है स्थिति, वो उच्च परिस्थिति की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से एक जनजाति में मात्र स्थानीय परिवारों का प्रचलन है? ऑप्शन ए है संताल जनजाति, ऑप्शन बी है थारू जनजाति, ऑप्शन सी है खासी जनजाति एंड ऑप्शन डी हमारा गोंड जनजाति। तो यहाँ पर देखो बोला गया है मात्र स्थानीय परिवारों को प्रचलन है, जहाँ का माता का प्रचलन होता है। मात्र सत्तात्मक परिवार होता है जिसमें परिवार का कुल जो होता है, देखो मैंने पहले बता दूं कि मात्र सत्तात्मक क्या होता है, पितृ सत्तात्मक क्या होता है। देखो मात्र सत्तात्मक में जो कुल चलता है, जो आगे कुल बढ़ता है वो माता के नाम से बढ़ता है। जैसे मात्र सत्तात्मक माता के सत्ता चलती है वहाँ पर, और जहाँ पर पितृ सत्तात्मक होता है वहाँ पर जो कुल का वंश का नाम चलता है वो पिता के नाम से चलता है, पिता की सत्ता से चलता है। ठीक है, तो वहाँ पर पितृ सत्तात्मक हो जाता है। आजकल जो हमारे परिवार देखने को मिलेंगे वो पितृ सत्तात्मक चलेंगे, मात्र सत्तात्मक परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं। परिवार में जो पिता का शासन ज़्यादा रहता है, पिता का सत्ता ज़्यादा रहता है, इसे हम पितृ सत्तात्मक बोलते हैं। ठीक है, जो घर का वंश का नाम चलता है वो पिता के नाम चलता है, ना कि माता के नाम से, तो वहाँ पर हम पितृ सत्तात्मक बोले हैं। और जहाँ पर परिवार का वंश का नाम जो है आगे बढ़ता है वो माता की वजह से बढ़ता है या पुत्री की वजह से बढ़ता है, तो वहाँ पर हम मात्र सत्तात्मक परिवार की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया मात्र सत्तात्मक परिवार का प्रचलन किसमें है? खासी जनजाति में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनजातियों में जब मातृ और पितृपक्ष से संबंधित 2-3 पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ रहते हैं तो ऐसे परिवार को क्या बोलते हैं? मैंने बोला था कि देखो जिस परिवार में माता पिता और उसके पुत्र पुत्री रहते हैं तो उसे हम एकल परिवार बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला है, 2 पीढ़ियों से सदस्य साथ साथ रहते हैं, यानी कि मतलब दादा से परदादा के परदादा, तो इतना मतलब है 2-3 पीढ़ी चलती हैं तो उसे हम विस्तृत परिवार की संज्ञा देते हैं। यानी परिवार बहुत बड़ा है, विस्तृत मतलब बहुत फैला हुआ है, तो उसे हम 2 या 2 से पीढ़ी ज़्यादा हैं परिवार की तो उसे हम विस्तृत परिवार की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है केंद्रक परिवार, ऑप्शन बी है विस्तृत परिवार, ऑप्शन सी है संयुक्त परिवार एंड ऑप्शन डी हमारा है मातृवंशीय परिवार। तो यहाँ पर हमने बोला कि विस्तृत परिवार हो जाएगा, बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों में प्रचलित एक विवाह जिसकी प्रकृति अस्थायी होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है निकाह, ऑप्शन बी है मुताह, ऑप्शन सी है फासिद एंड ऑप्शन डी है बातिल।
तो यहाँ पर जो एक पदकृत होती है वो अस्थाई होते हैं, उसे मुताह बोलते हैं। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जाम में देखने को मिला था अच्छे से। ये इसी सेम क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन था और सेम ही उसके क्या दिए थे, MC का ऑप्शन दिए थे, वहाँ पर मुताह ऑप्शन आप सही करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह का प्रस्ताव भेजा जाता है। ए है लड़के वालों के पक्ष की ओर से, बी है लड़की वालों के पक्ष से, सी है उक्त दोनों पक्षों की ओर से, या डी इनमें से कोई नहीं। देखो जो मुस्लिम विवाह का प्रस्ताव होता है ये अपने अकॉर्डिंग मत सोचिएगा, ये हमारी जो बुक में लिखा है सोशोलॉजी की, समाजशास्त्र की, उसके हिसाब से सोचने वाला है। ये आपके हिसाब से सोचने वाला कुछ नहीं है। देखो समाजशास्त्र में क्या है, उसमें जो थिंकर है, राइटर ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर करना है कि जो मुस्लिम विवाह का प्रस्ताव भेजा जाता है वो किसकी तरफ से भेजा जाता है, तो वो लड़के वाले जो पक्ष होते हैं उनकी तरफ से भेजा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि आप समाज में देख रहे होंगे कि ये जो मुस्लिम का प्रस्ताव का भेजा जाता है, मुस्लिम विवाह में जो प्रस्ताव भेजा जाता है वो लड़की की तरफ से भेजा जाता है। लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से, थिंकर के हिसाब से, जो राइटर अपने हिसाब से लिखा है उसके हिसाब से आंसर करना है, ना कि आप सोसाइटी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, इसीलिए सोशोलॉजी डिपार्टमेंट की जो जितनी भी सोशोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है उसमें अगर कोई डिफिनीशन लिखना होता है तो हम लिखते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार, पार्सन्स के अनुसार, गैरिन के अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार। तो वहाँ पर हम अपने मन से नहीं लिख सकते हैं डिफिनीशन, वहाँ पे राइटर के अनुसार लिखा जाता है। वही हम राइटर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वही राइटर ने लिखा है। वही समाजशास्त्र में ये मिलता है कि जो मुस्लिम विवाह में होता है उसमें जो शादी का प्रस्ताव भेजा जाता है वो लड़की की तरफ से भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम विवाह का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए है संतानोत्पत्ति, ऑप्शन बी है यौन संतुष्टि, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन सी या दोनों। देखो जो मुस्लिम विवाह होता है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, संतानोत्पन्न क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा है हमारा यौन संतुष्टि भी उनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। परिवार में मिश्रित ईसाई परिवारों का विकास हुआ है। ऑप्शन ए भारतीय ईसाई परिवारों से, ऑप्शन बी है मुस्लिम परिवारों से, ऑप्शन सी है यूरोपीय ईसाई परिवारों से, एंड ऑप्शन डी है मिश्रित ईसाई परिवारों से। देखो जो भारत में मिश्रित ईसाई आए थे वो कहाँ से आए थे, वो यूरोपीय ईसाई प्रदेशों से आए थे। इसलिए कहाँ होगा ऑप्शन में, यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय ईसाई परिवारों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। भारत में एंग्लो इंडियन परिवार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है धर्मांतरित ईसाई परिवारों को, ऑप्शन नंबर बी है यूरोपीय मूल के ईसाई परिवारों को, ऑप्शन नंबर सी है जनजातीय ईसाई परिवारों को, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा मिश्रित ईसाई परिवारों को। जो एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है, ये हमारे मिश्रित ईसाई परिवार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईसाई परिवारों का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए मातृ सत्तात्मक, ऑप्शन बी है पितृ सत्तात्मक, ऑप्शन सी है मातृ स्थानीय, या ऑप्शन डी है पितृ स्थानीय। जो ईसाई परिवारों स्वरूप होता है, जो उनको देखने को मिलता है परिवार का घटक, वो दिखता है पितृ सत्तात्मक, यानी इनका जो घर का शासन चलता है पिता के नाम से चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होने वाला है। पितृ सत्तात्मक परिवार होता है। ठीक है, उसमें जो कुल का वंश का नाम चलता है वो पिता के नाम से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौड़ जनजात में सेवा विवाह का प्रचलन है, कथन है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन बी है विवादपूर्ण, एंड ऑप्शन डी है हमारा अर्थहीन। तो सेवा जो प्रचलन है वो देखने को मिलता है सत्य में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। जनजातियों में क्रय विवाह का एक दूसरा तरीका है। ऑप्शन है परिवीक्षा विवाह, ऑप्शन बी है हट विवाह, ऑप्शन बी सी है सेवा विवाह, एंड ऑप्शन डी है हमारा पलायन विवाह। जो क्रय विक्रय का विवाह होता है वो सेवा विवाह होता है। ठीक है, क्रय विक्रय विवाह का जो दूसरा तरीका है वो सेवा विवाह होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घोटुल नामक संस्था किसमें पाई जाती है। ऑप्शन है मुरिया गोंड, ऑप्शन बी है खासी, ऑप्शन सी है गारो, एंड ऑप्शन डी है हमारा टोडा जनजात। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो मुरिया गोंड होता है उसमें घोटुल नामक संस्था पाई जाती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सारा क्वेश्चन जो हमको करा रहे हैं बहुत टफ है, हमारी समझ में नहीं आता है। तो हम आपको बता दें ग्रेजुएशन में जो हमारा सोशोलॉजी सब्जेक्ट होता है वो वाकई में बहुत कठिन माना जाता है।
ठीक है, ऐसा वैसा सब्जेक्ट नहीं है। सोशोलॉजी बड़ी टफ होती है, उनको अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो ये मान के चलिए हम परिवार पढ़ा रहे हैं, तो परिवार वाला मैंने टॉपिक पढ़वाया था लास्ट वीडियो में। मैंने जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं वीडियो विवाह के, उसमें जब पढ़ेंगे थ्योरी आप तो उसको समझ में आएगा कि विवाह का क्या मतलब होता है। उसमें ऐसा नहीं शादी विवाह करना बस ऐसे ही कर लिए, दो पत्नी पत्नी शादी, दो लड़के लड़की शादी कर लिए और शादी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। विवाह का बहुत अंतर होता है कि हमारी सोसाइटी में उत्तर भारत में कैसा विवाह होता है, मध्य भारत में कैसा विवाह होता है, दक्षिण भारत में कैसा विवाह होता है, टाइप्स ऑफ मैरिज हम बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं आप मान के चलिए आपके मन में आ रहा होगा कि सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। जो हमारी गारो खासी जनतियाँ जो जनजाति है मेघालय में पाई जाती है, वहाँ पर उनकी शादी करने का तरीका अलग रहता है। यूपी में शादी करने का तरीका अलग रहता है, केरला में शादी करने का तरीका अलग रहता है। तो हमको पूरे भारत देश का देख कर चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने शहर की, अपने यूपी की बात करेंगे, ऐसा नहीं है। हमको पूरे भारत का देखना है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा सर ये क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे तो ऊपर से जा रहा है। ऊपर से नहीं जाएगा, आपको पढ़ना है। अगर एक बार समझ गए सोशोलॉजी समाजशास्त्र समझ गए तो आपको क्वेश्चन बड़े इजी लगेंगे, चाहे एग्जाम हो चाहे ये मॉक टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, बातें हैं अपने वापस टॉपिक पे बिना किसी देरी के। ठीक है, यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है। ऑप्शन ए है नायरों में, ऑप्शन बी है मुंडा में, ऑप्शन सी है संथालों में, ऑप्शन डी है गोंड। मैंने बताया था कि एक नायर जनजाति होती है, नायर जनजाति होती है, उसमें क्या होता है बहुपति विवाह की प्रथा होती है। उसमें जो स्त्री होती है उसके एक या दो या तीन पति होते हैं, तो उसे हम बहुपति विवाह कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है बहुपति यानी बहुत पति। ठीक है, तो वहाँ पर ये नायरों में जो नायरी जनतांत होती है उसमें बहुत ही बहुपति विवाह का प्रचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम विवाह का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है निकाह है, ऑप्शन बी मुता, ऑप्शन सी फासिद एंड ऑप्शन डी आर्स। देखो जो मुस्लिम विवाह होता है उसमें निकाह भी बोलते हैं, मुता भी बोलते हैं, फासिद बोलते हैं, लेकिन आर्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहर का भुगतान किसे करना पड़ता है? ऑप्शन है वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को, ऑप्शन बी है वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को, ऑप्शन सी है पति द्वारा पत्नी को, और ऑप्शन डी है हमारा पत्नी द्वारा पति को। तो यहाँ पर जो मेहर होता है उसका भुगतान पति द्वारा पत्नी को किया जाता है, मेहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू एवं मुस्लिम विवाह में अंतर का प्रमुख आधार क्या है? हिंदू और जो मुस्लिम विवाह होते हैं उसमें जो अंतर है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए विवाह का उद्देश्य, ऑप्शन बी है विवाह का प्रकार, एंड ऑप्शन सी है विवाह की प्रक्रिया, एंड ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त में से सभी। तो विवाह का जो उद्देश्य होता है वो मुस्लिम का दूसरा होता है, विवाह का भी प्रकार दूसरा होता है, विवाह की प्रक्रिया ये भी अलग होती है। मुस्लिम में देखा होगा जो विवाह होता है अक्सर दिन में होता है, लेकिन जो हिंदू में होता है वो विवाह रात में होता है। विवाह का प्रकार, विवाह भी कई प्रकार का होता है हिंदू और मुस्लिम में, और हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है मुमताज़ अली खान, ऑप्शन सी है K.M. कपाड़िया, एंड ऑप्शन सी है हमारा डी है G.S. घुरिए। तो यहाँ पर इस जो पुस्तक के लेखक थे वो मिल जाएंगे K.M. कपाड़िया साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुस्लिम विवाह से संबंधित कानून किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हदीस, ऑप्शन बी है शरीयत, ऑप्शन सी है इजमा, एंड ऑप्शन डी है इयास। जो मुस्लिम विवाह से संबंधित कानून होता है और मुस्लिम लोग के धर्मगुरु होते हैं उसे शरीयत मानते हैं। ठीक है, शरीयत मानते हैं, ये वर्ड होता है, शायद ये उर्दू का या अरबी का वर्ड रहा होगा शरीयत। शरीयत में जो ऐसे हम लोग कानून बोलते हैं, तो ये जो कानून वर्ड होता है ये मुस्लिम जो लैंग्वेज होती है उर्दू या अरबी उसमें शरीयत बोलते हैं। ठीक है, शरीयत। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम की स्त्रियों की निम्न प्रायश्चित हेतु कौन सा कारक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है पुरुषों का धार्मिक आधिपत्य, ऑप्शन बी अशिक्षा, ऑप्शन सी है तलाक, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। जो मुस्लिम स्त्रियों की प्रायश्चित होती है वो पुरुषों द्वारा ये भी होता है, अशिक्षा भी होती है, तलाक भी होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है मुस्लिम महिला तलाक का अधिकारों पर संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर है 1955, ऑप्शन नंबर बी है 1961, एंड ऑप्शन नंबर सी है 1986, एंड ऑप्शन डी है हमारा 1990। जो तलाक पर अधिकारों संरक्षण अधिनियम आया था वो हमारा 1986 में आया था, एक्ट 1986 में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं।
चिल्ला संस्कार है। ऑप्शन ए है हिंदू संस्कार, ऑप्शन बी है मुस्लिम संस्कार एंड ऑप्शन सी है ईसाई संस्कार एंड ऑप्शन डी हमारा जैन संस्कार। जो चिल्ला संस्कार होता है ये हमारे जैन धर्मों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। मुस्लिम विवाह है क्या एक? ऑप्शन नंबर सामाजिक प्रतिबल, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अनुबंध, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक समझौता या ऑप्शन नंबर डी हमारा सामाजिक सहमति। तो जो मुस्लिम विवाह होता है वो सामाजिक अनुबंध होता है, सामाजिक से बंधा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुस्लिम विवाह से संबंधित निषेध क्या है? ऑप्शन नंबर है निम्नलिखित में से मुस्लिम विवाह से संबंधित निषेध क्या है? ऑप्शन ए है मौखिक तलाक का प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर बी है मूर्ति पूजा, स्त्री से विवाह न करना, ऑप्शन सी है स्त्री द्वारा पुनर्विवाह करने का निषेध होना एंड ऑप्शन डी है नातेदारी संबंधियों के बीच विवाह का प्रतिबंध होना। तो यहाँ पर जो निषेध क्या है पूछा है, तो वहाँ पर मूर्ति पूजा, स्त्री से विवाह न करना ये देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विवाह की एक प्रमुख शर्त है? ऑप्शन ए है हमारा विवाह के समय लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होना, ऑप्शन बी है विवाह के समय एक गवाह का होना, ऑप्शन सी है काजी के सामने विवाह के लिए लड़के द्वारा अपनी स्वीकृति देना, ऑप्शन डी है विवाह के पहले मेहर की राशि का निर्धारण होना। देखो जो मेहर मतलब होता है दहेज, ठीक है, तो ये है मुस्लिम विवाह में प्रमुख शर्त रखी जाती है। मुस्लिम का हिंदू विवाह में भी एक शर्त होती है कि हम शादी इतना देंगे तो इतना। पहले लड़के से क्या होता है, शादी की बात की जाती है, हम 10 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। लेकिन हमारे जो देश में कानून बना है कि दहेज लेना अपराध है, दहेज देना भी अपराध है, लेकिन सभी कागजों पर है, ज़मीनी हकीकत पे नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर हमको सूची मिलाना है। कैसे मिलाना है? सूची का फर्स्ट से सेकंड से मिलान करिए। ताल्के हसन, जो ताल्के हसन होता है ये होता है इद्दत की अवधि। क्या होती है? इद्दत की अवधि होती है। फिर है मुताह, मुताह क्या होता है? विवाह के पूर्व की निर्धारित अवधि, ये होती है मुताह। फिर है निकाह, निकाह क्या होता है? मान्यता प्राप्त समझौता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेहर का लास्ट से विवाह से पहले निर्धारण। मैंने बोला मेहर क्या होता है? मेहर मतलब दहेज, दहेज जो होता है विवाह से पहले निर्धारण होता है। तो इसमें देखिए एक अचार कहाँ दिख रहा है? एक का तीन यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं तथा कारण के रूप में दिए गए हैं, कूट में दिए गए उनसे संबंधित विभिन्न उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब कथन क्या है? मेहर की प्रकृति दहेज से भिन्न है। ऑप्शन बी। कारण क्या है? मेहर का निर्धारण विवाह से पहले नहीं होता। तो देखो कथन सही है किंतु कारण गलत है। मेहर का निर्धारण जो होता है ये शादी से पहले हो जाता है। मेहर की प्रकृति जो है दहेज होती है। जो मेहर बराबर दहेज, मेहर समझ लीजिए दहेज का दूसरा नाम होता है, और जो मेहर होता है इस शादी से पहले निर्धारण किया जाता है। दहेज का दूसरा नाम मेहर होता है, और जो मेहर होता है इस शादी से पहले निर्धारण होता है। कहने का मतलब ये है अगर लड़के की शादी हो रही है तो लड़की वाला डिसाइड करता है कि आप कितना दहेज लेंगे, कितना मेहर लेंगे, ठीक है। तो ये शादी से पहले निर्धारण होता है, और महेज जो होता है ये दहेज का दूसरा नाम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कथन सही है किंतु कारण गलत है, ये गलत है। इसने बोला है नहीं, ठीक है, अगर यहाँ पे हाँ होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला तो इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। मेरे इसमें कोल्ड है तो आपको कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ आवाज़ का आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमको इसमें कोल्ड हो गया है, ठीक है। इसलिए आप समझने की कोशिश करना, हमारी लैंग्वेज पे, हमारी भाषा पे, हमारी आवाज़ पे मत जाना, ठीक है। आप समझते रहिए, पढ़ते रहिए, यही हमको अच्छा लगता है। कैथोलिक विश्वासों के अनुसार ईसाई विवाह है। ऑप्शन ए है स्थायी बंधन, ऑप्शन बी है मित्रतापूर्ण संबंध, ऑप्शन सी है सुविधाजनक संबंध, ऑप्शन डी है सामाजिक समझौता। तो यहाँ पर जो कैथोलिक विश्वासों के अनुसार ईसाई विवाह होता है वो स्थायी बंधन होता है, परमानेंट बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ईसाई विवाह के लिए निम्नलिखित में से किस चर्च के अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन ए है केंद्रीय चर्च को, ऑप्शन बी है सिविल चर्च को, ऑप्शन सी है प्रोटेस्टेंट चर्च को, एंड ऑप्शन डी है कैथोलिक चर्च को। जो ईसाई विवाह होता है वो कैथोलिक चर्च को विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। ईसाई धर्म वाले कैथोलिक जो एक चर्च होता है उसको विवाह के लिए बहुत अधिक महत्व देते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, कैथोलिक चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ईसाई विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है भारत में सभी ईसाई परिवारों के प्रकृति में समानता दृष्टिगत होती है। ऑप्शन बी है पवित्र जीवन व्यतीत करना ईसाई विवाह का प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी है ईसाई विवाह में धर्म का कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन डी है कैथोलिक चर्च विवाह विच्छेद को पूरी मान्यता देने के पक्ष में है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पवित्र जीवन व्यतीत करना ईसाई वर्गों का उद्देश्य है। ठीक है, ईसाई विवाह जो ईसाई क्या आप हिंदू विवाह में मान लीजिए, जैन विवाह में मान लीजिए, इसमें यही होता है कि विवाह का एक प्रमुख जो उद्देश्य होता है जीवन व्यतीत करना होता है, एकदम मैत्रीपूर्ण सहानुभूति तरीके से बिताया जाता है। नेक्स्ट क्या है? ईसाई विवाह के दो स्वरूपों को प्रमुख माना जाता है। इनमें से एक का नाम सिविल मैरिज जबकि दूसरे का नाम धार्मिक विवाह होता है। ईसाई में जो होता है एक सिविल मैरिज होती है और उसे क्या बोलते हैं? धार्मिक विवाह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस दशा ईसाई विवाह में होने वाला वर्तमान परिवर्तन की सही अभिव्यक्ति नहीं है? ऑप्शन ए है चर्च के प्रभाव में वृद्धि। ऑप्शन बी है विवाह विच्छेद में वृद्धि। ऑप्शन सी है रोमांस के प्रभाव में वृद्धि एंड ऑप्शन डी है हमारा प्रोटेस्टेंट आधारों में वृद्धि। ईसाई में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह विवाह विच्छेद में वृद्धि। ठीक है, ये हमारी अभिव्यक्ति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम समाज में परिवार की प्रमुख समाज शास्त्रीय समस्या क्या है? ऑप्शन बी है बहुपत्नी विवाह। ऑप्शन बी है तलाक। ऑप्शन सी पर्दा एंड ऑप्शन डी हमारा मेहर। देखो, जो मुस्लिम समाज में ऐसा होता है कि वहाँ पर बहुपत्नी विवाह की प्रथा प्रचलित रहती है कि एक आदमी होता है वो शादी दो या दो से अधिक महिलाओं से कर लेता है, तो उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमको जो देखने को मिलेगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मुस्लिम कानून के अनुसार मेहर क्या है? विवाह के समय निर्धारित की जाने वाली विवाह राशि जो विवाह विच्छेद की स्थिति में दुल्हन को दी जाती है। मैंने बोला ना, विवाह क्या क्या है? ये दुल्हन को दी जाती है विवाह विच्छेद के समय, इसे मेहर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईसाई में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? ईसाई में विवाह दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक समुदाय में बहुविवाह और बहुपति विवाह दोनों को प्रोत्साहित किया जाता है? इसमें देखो, गारो खासी जो जनतियाँ होती है उसमें बहुपति और बहुपत्नी विवाह और बहुविवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है, वो हमारी होती है खासी जनजाति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारता भागनी संतति विवाह का एक स्वरूप दूध लौटाना प्रचलित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश के गोंडों में। ऑप्शन बी है उड़ीसा के संथालों में। ऑप्शन सी है छोटा नागपुर के मुंडवाओं में। ऑप्शन डी हमारा राजस्थान के भीलों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमको मिलता है देखने को मध्य प्रदेश के गोंडी जो जनजात होती है उसमें देखने को मिलता है। फिर है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है मुंडा गिटियोरा। ऑप्शन बी है गोंड घोटुलू एंड ऑप्शन सी है नागा रंगबंग एंड ऑप्शन डी है ट्रो बियॉन्ड आइलैंड्स बुक मुत्तुसा। तो यहाँ पर जो नहीं है बोला है तो यहाँ पर नागा रंगबंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। पलायन विवाह एक प्रकार का है, जो पलायन विवाह होता है एक प्रकार का है। ऑप्शन ए है जनजातीय विवाह। ऑप्शन बी है हिंदू विवाह का एंड ऑप्शन सी है मुस्लिम विवाह का एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पलायन विवाह का एक प्रकार होता है वो जनजातीय विवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमको देखने को मिल जाएगा। हो जनजाति में हरण विवाह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? जो हो जनजाति है उसमें हरण विवाह है उसे हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? ऑप्शन है पोंगी ओथुर। ऑप्शन बी है गोल गधेड़ो एंड ऑप्शन सी है निर्बोलोक एंड ऑप्शन डी है ओपो रतिपी। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनजातियों में परीक्षा विवाह का सबसे स्पष्ट रूप जिस जनजाति में पाया जाता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति। ऑप्शन बी है गुजरात के भील एंड ऑप्शन सी है बिहार के संथाली एंड ऑप्शन डी है असम के कुकी। तो यहाँ पर बोला है स्पष्ट रूप किस जनजाति में पाया जाता है परीक्षा विवाह का, तो पाया जाता है गुजरात के भील में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संथाल जनजाति में हरण विवाह का एक विशेष तरीका यह है कि युवक द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर बलपूर्वक लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया जाता है। संथालों में विवाह के इस तरीके को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है ओपोरतपी। ऑप्शन बी है पुंगू ओथुर एंड ऑप्शन सी है इतुत वाफला एंड इनमें से कोई नहीं। जबरदस्ती जो जहाँ पर विवाह कर दिया जाता है हरण विवाह उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इतुत बाफला बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं।
जनजातियों में जीवन साथी चुनाव करने से संबंधित किस पद्धति का प्रचलन नहीं है? यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर है असुर विवाह, ऑप्शन बी है हरण विवाह, ऑप्शन सी है परीक्षा विवाह एंड ऑप्शन डी है सेवा विवाह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो ए हो जाएगा सही हो जाएगा असुर विवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से मुस्लिम परिवार व्यवस्था किस परंपरा से प्रभावित है? ऑप्शन नंबर है औद्योगिकरण, ऑप्शन बी है नगरीकरण, ऑप्शन सी है पितृसत्तात्मक एंड ऑप्शन डी है स्त्रियों की निम्न प्रायश्चित। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुस्लिम परिवार की एक प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए है मातृवंशीय व्यवस्था, ऑप्शन बी है बहुपत्नी विवाह का अभाव एंड ऑप्शन से विस्तृत परिवार संरचना एंड ऑप्शन सी है और डी है हमारा पुरुष एवं स्त्रियों के समान अधिकार। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस संस्कार का संबंध मुस्लिम परिवार से नहीं है? ऑप्शन बी है अकीका संस्कार, ऑप्शन बी है चिल्ला संस्कार एंड ऑप्शन सी है मुताह संस्कार एंड ऑप्शन डी है मैथत संस्कार। मैंने बताया था मुताह संस्कार है मुस्लिम ठीक है, तो यहाँ पर अकीका संस्कार, चिल्ला संस्कार, मुताह संस्कार एंड मैथत संस्कार है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस्लाम के निर्देश के अनुसार मुस्लिम परिवार के सभी सदस्यों के कुल धार्मिक दायित्वों को पूरा करना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व जो हो वो नहीं है? दिन में 5 बार नमाज करना, जीवन में कम से कम 2 बार हज करना, ऑप्शन सी रमजान के बुरे महीने में रोज़ा रखना एंड ऑप्शन डी है हमारा अफाहिजों और गरीबों को खैरात देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जीवन में ज़रूरी नहीं है कि 2 बार हज जाई है, नमाज सही है, रमज़ान के ये भी सही है, अपाहिजों के गरीबों कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि 2 बार हज जाना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में अधिकांश ईसाई परिवारों का जीवन जिन धार्मिक आचारों से प्रभावित है उनका स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है चर्च धर्म, ऑप्शन बी है कैथोलिक धर्म एंड ऑप्शन सी है प्रोटेस्टेंट धर्म एंड ऑप्शन दा है जोडाइक धर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्रोटेस्टेंट धर्म। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मुस्लिम समुदाय मातृवंशीय है? ऑप्शन नंबर श्रीलंका के मूर, ऑप्शन बी है गुजरात के मेमन एंड ऑप्शन सी है सूरत के वोहरा एंड ऑप्शन डी हमारा कोंकण के नवायत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा। श्रीलंका के मूर जो होते हैं मातृवंशीय परिवार के होते हैं। मुसलमानों में कौन सा संस्कार हिंदुओं के उपनयन संस्कार के समान महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन ए है चिल्ला और अकीका, ऑप्शन बी है बिस्मिल्लाह और ऑप्शन सी है खतना एंड ऑप्शन डी हमारा निकाह। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमको सी देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर खतना किया जाता है। सिर्फ हम हिंदुओं में क्या है, यहाँ पे उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है। ठीक है, ये सब क्या है संस्कार के प्रकार है। उसी प्रकार मुस्लिम में क्या जाता है खतना किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम वधु को निर्धारित के धन को दिया जाता है। लिखा है मुस्लिम वधु को निर्धारित किए गए धन को दिया जाना कहलाता है मेहर। मैंने बताया है कितनी बार। अंतर जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जात के निष्कासन निर्धारण है। ऑप्शन ए है सकारात्मक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी है नकारात्मक नियंत्रण एंड ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष नियंत्रण एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम समुदाय में पाया जाने वाला विवाह का स्थायी रूप क्या है? ऑप्शन ए है निकाह, ऑप्शन बी है मुता एंड ऑप्शन सी है मेहर एंड ऑप्शन डी है पर्दा। पर्दा होगा नहीं, मेहर होगा नहीं, निकाह होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मुता सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय है? ऑप्शन ए है खासी, ऑप्शन बी है मुंडा, ऑप्शन सी है संथाल एंड ऑप्शन डी है ओंगी। तो यहाँ पर जो मातृवंशीय जनजाति होती है वो हमारी खासी जनजाति होती है, जो मेघालय में पाई जाती है, जो हमारी दक्षिण भारत में पाई जाती है, उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित भी है? ए है ऑप्शन भील, बी है नायर, ऑप्शन सी है टोडा एंड ऑप्शन बी है खरिया जनजाति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा देखने को मिलता है वो मिल जाएगा भील। ऑप्शन नंबर भील ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह से संबंधित कानून किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हदीस, ऑप्शन बी है शरीयत, ऑप्शन बी है इजमा एंड ऑप्शन बी है डी है हमारा इयास। जो कानून मैंने बताया था ये क्वेश्चन अभी रिपीट फिर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर शरीयत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मुस्लिम स्त्रियों के निम्न प्रायश्चित हेतु कौन सा कारक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है पुरुषों का धार्मिक आधिपत्य, ऑप्शन बी अशिक्षा, ऑप्शन सी है तलाक या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जो स्थिति होती है मुस्लिम की स्थिति जो होती है, महिलाओं की जो स्थिति होती है उसमें पुरुषों का आधिपत्य भी होता है, अशिक्षा भी होती है, तलाक भी होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी है निकट अभिगमन निषेध, ऑप्शन बी है बाहिर विवाह, ऑप्शन सी अंतः विवाह, ऑप्शन डी है बहुपति विवाह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अगला वीडियो लेकर आएंगे थ्योरी का। अब हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाएंगे और सारे एमसीक्यू टाइप अब हमारे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं। उसमें प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं आपको एमसीक्यू वाले अलग मिल जाएंगे, थ्योरी वाले अलग मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सारे वीडियो एक लाइन से देख सकते हैं, पार्ट वाइज हमने करवाया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देख रहे हैं हमारे एग्जाम आज यूट्यूब चैनल को। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।